हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग साइंस का रिवीजन करेंगे बोर्ड परीक्षा को देखते हुए। आज हम लोग भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का रिवीजन शुरू करेंगे। चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले थोड़ी सी बातें हम लोग प्रकाश के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि प्रकाश उपस्थित नहीं होता तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाते। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के कुछ गुण हैं, उन गुण पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रकाश के गुण है एक, जो प्रकाश है ये सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। आगे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में जितनी प्रकाश की चाल होती है, वायु में भी हम लोग प्रकाश की चाल उतना ही मानेंगे। लगभग निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल बराबर होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जिसकी वैल्यू होती है C बराबर, निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और हमारे पास कुछ है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और भी कुछ बातें कर लेते हैं। प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे ही जो प्रकाश है ये अपवर्तन के नियम का पालन करता है। अपवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने में उसकी दिशा भी बदलती है प्रकाश की, तथा प्रकाश का वेग भी परिवर्तित हो जाता है, विचलित हो जाता है। और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये सभी चीजें प्रकाश के गुण होते हैं। ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मान ले हमारे पास एक समतल दर्पण है। दर्पण क्या होता है? जिसका एक तल चिकना हो, जो चिकना तल है उसको परावर्तक तल कहते हैं, और एक तल पर पॉलिश कर दिया गया हो, ये हमारा पॉलिश किया हुआ तल है। पॉलिश में चाहे पारे की कलई करते हैं या लाल ऑक्साइड का पेंट लगाते हैं। तो परावर्तन के लिए एक तल परावर्तक तल होना चाहिए और एक तल पारे की कलई किया हुआ होना चाहिए। अब जब कोई प्रकाश की किरण इस चिकने सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश की किरण आती है इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, और यह प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और इस आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तक तल से एक रेखा खींचते हैं, और इस 90 डिग्री के कोण बनाते हुए रेखा को अभिलंब कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तन के पश्चात होकर के गुजरती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। तो परिभाषा दे लें। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तब उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी उसको समझने के लिए हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम सीखने होंगे। तो अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। इतना लिख देते हैं, निम्न दो नियम हैं। वो दो नियम क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। एक ये आपतित किरण है, कुछ चीजें और समझनी उसको समझते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है वो आपतित किरण। यह प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर परावर्तक तल से लंबवत एक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब। आपतित किरण टकराने के पश्चात जो होकर के गुजरती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं, और इस परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। नियम में देखते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि ये जो आपतन कोण है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम लिखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण
आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, ये होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बातें समतल दर्पण भी कर लेते हैं कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण होता है जिसमें कोई झुकाव नहीं होता है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता होती है वो शून्य होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, और समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या, ये भी अनंत होता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर, अर्थात समतल दर्पण के लिए आवर्धन होता है +1। आगे आवर्धन हम लोग सीखेंगे ये सभी बातें। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर होगा। जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही प्राप्त होगा समतल दर्पण के सामने। ये हमारे पास हो गया एक समतल दर्पण। अगर हम कोई वस्तु यहाँ पर रखें, ये हमारे पास है वस्तु A और B। यदि हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो यहाँ से इस तल के लंबवत होकर के गुजरने वाली रेखा खींचें इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी ये इधर है उतनी दूरी पर, और यहाँ से उतनी ही दूरी पर लंबवत होकर के गुजरने वाली रेखा खींचें और इसको मिला दें। यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। ये प्रतिबिंब A' और B' हो जाएगा। ये हमारा समतल दर्पण के सामने रखा हुआ वस्तु है और ये हमारा समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब है A' B'। जो यहाँ से दूरी है वस्तु की दर्पण से U और जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है B, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी चीज इसमें होती है कि जो AB की लंबाई है वस्तु की लंबाई, वह सदैव प्रतिबिंब की लंबाई के भी क्या होगा? बराबर हो गया। AB बराबर A' B' होगा। ये सभी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे जिससे परीक्षा में हम लोग कर पाए। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? हमारे पास कोई कांच का खोखला गोला हो, ये कांच का खोखला गोला, यदि हम इस कांच के खोखले गोले से कोई भाग काट लें, छोटा सा टुकड़ा, सपोज किए कि यहाँ से हमने ये काट लिया, यदि हम कोई भाग काट लें तो हमारे पास ये हो गया, ये A और ये B, ये AB भाग। ऐसे ही हम लोग एक और भाग काट लें, सपोज करते हैं ये C और ये हमारे पास हो गया D। तो ये हमने काट लिया C और ये हो गया D। अब जो खोखले गोले से हम लोग कांच के खोखले गोले से भाग काटे हैं, यदि इस खोखले गोले के एक भाग पर पॉलिश कर दें, यानी कि पारे की कलई लगा दें, तो ये हो गया पारे की कलई। और इधर हम लोग एक भाग पर पारे की कलई लगा दें, ये हो गया हमारे पास पारे की कलई। अब हमारा यही जो बना वही कहलाता है गोलीय दर्पण। सबसे पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा देते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटे गए
भाग होते हैं जिसके एक तल पर पारे की कलई लगी होती है और जो बचा हुआ तल होता है वो परावर्तक तल होता है या परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये जो हमारे पास है ये परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है। अब परिभाषा लिख लें। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटे गए भाग होते हैं, भाग होते हैं जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, पारे की कलई तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अब पारे की कलई यहाँ पर जब हम लोग काटे तो ये उठा हुआ भाग है अर्थात उभरा हुआ भाग है और ये हमारे पास दबा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग है। ऐसे ही यदि हम लोग इसमें देखें तो इसमें ये दबा हुआ भाग है और ये देखें तो ये उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है। अब हम पारे की कलई दो प्रकार से लगाए हैं, एक उभरे हुए पर, एक दबे हुए पर। इस प्रकार गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है? जिसमें हम लोग पारे की कलई उभरे हुए भाग पर लगाए हैं, ये दर्पण जो बना ये अवतल दर्पण हो गया और जिसमें दबे हुए भाग पर लगाए हैं ये जो दर्पण बना वो उत्तल दर्पण हो गया। ये हमारा है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अब परिभाषा दे लेते हैं। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें पारे की कलई उभरे हुए भाग पर लगी होती है अर्थात दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें पारे की कलई दबे हुए भाग में लगी होती है अर्थात उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। परिभाषा लिख लेते हैं। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में पारे की कलई उभरे हुए भाग में लगा होता है, लगा होता है अर्थात दबा हुआ तल, दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, तल होता है। ऐसे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में पारे की कलई दबे हुए भाग में लगी होती है। उत्तल दर्पण में पारे की कलई दबे हुए भाग में लगा होता है अर्थात उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ये हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, परिभाषाएं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण क्या था? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग है जिसके एक तल पर, अब यहां से हमने एक भाग काट लिया, ये हमारे पास हो गया, जिसके एक तल पर हम लोग पारे की कलई कर दिए तो बचा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल हो गया। अब जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं, गोला होता है उसका कोई केंद्र होता है, ये हो गया सी। यही जो गोले का केंद्र है जिससे हम लोगों ने दर्पण बनाया है, वही गोले का केंद्र ही दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होता है। और प्रत्येक गोले की कुछ त्रिज्या होती है,
यही जो गोले की त्रिज्या है जिससे हम लोग दर्पण बनाए हैं, वही त्रिज्या ही क्या कहलाती है, दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि पूछ ले कि इसका मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का जो भी मात्रक होता है लिख दीजिएगा, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, ये सभी इसके मात्रक होते हैं। अगला हमारे पास है ध्रुव क्या होता है? ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये इसके परावर्तक तल की लंबाई है। यही जो परावर्तक तल की लंबाई है, इसका मध्य बिंदु जो होगा वही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की लंबाई के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष क्या है? जो दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा, चाहे जहां तक रेखा ले जाए, इसको जो मिलाने वाली रेखा है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष। लिख लें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मुख्य फोकस क्या है? ये अवतल दर्पण और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ये P हो गए, ये हो गया C। कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है, जब ये दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती है। इसी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही उत्तल में जो किरण, ये P हो गया, ये C हो गया, उत्तल दर्पण में जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है वह दर्पण के किसी बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो इस दर्पण के मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे यप से प्रदर्शित करते हैं। दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, लिखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं जो कि अवतल दर्पण में होता है, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यफ प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? ये दर्पण का जो ध्रुव है, इससे मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल यफ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये यफ है क्या? पी एफ ही यफ है। जो पी से यफ की दूरी होगी वही फोकस दूरी होगी। अब आगे, दर्पण में जो चीजें बाईं तरफ होती हैं दर्पण के, वो वास्तविक होती हैं, और जो चीजें दाईं तरफ होती हैं वो आभासी होती हैं। यानी कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या सब वास्तविक होते हैं, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी ये सभी आभासी होते हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमारी जो होगी वो इसमें हमारे पास जो फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण में फोकस दूरी यफ ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ये सभी आवश्यकता पड़ेंगी, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल चाहे उत्तल। ये हो गया P। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु लेते हैं। जो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी है, ये निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी ली जाती है। दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ जो दूरियां चलेंगे उसे धन चिन्ह के साथ, और दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ जो दूरी लेंगे उसे ऋण चिन्ह के साथ लिया जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां ली जाएंगी वो धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत
नीचे की ओर जो दूरियां ली जाएंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। सदैव प्रकाश की किरण को बाईं ओर से भेजा जाएगा। तो जो आपतित प्रकाश की किरण है वो सदैव बाएं से दाएं की ओर स्थानांतरित होगी। इन सबको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो गया। सदैव प्रकाश बाईं ओर से डाला जाता है। मुख्य अक्ष के दाईं ओर चली गई दूरियां धन चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के बाईं ओर चली गई दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर ली गई दूरियां धन चिन्ह के साथ और नीचे की ओर ली गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। समस्त दूरियां जो भी मापी जाएंगी वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। जो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी है वो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या क्या नियम है देखते हैं। पहला ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण, P, ये हो गए F और ये हो गया C। ऐसे ही ये हो गए हमारे उत्तल दर्पण P, C और ये हो गया F। अब पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला नियम है। दूसरा है ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। दूसरा है अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला हमारे पास है ये हो गया
अवतल, P, F और C, ये कोई उत्तल दर्पण P, F, C। अवतल दर्पण में जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। उत्तल दर्पण में जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। अगला नियम हमारे पास है ये हो गए उत्तल, C। जो प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से होकर के जाती है वो परावर्तन के नियम का पालन करती है, अर्थात यहाँ का जो कोण I है वो R कोण के बराबर हो जाएगा। जो प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में दर्पण के ध्रुव से होकर के जाती है वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, अर्थात कोण I और R बराबर हो जाएंगे। इसे समझ करके जाइएगा। आगे चलते हम लोग गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं अवतल दर्पण के लिए, कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो पहली स्थिति लेते हैं। अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थितियां होती है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। सबसे पहले प्रतिबिंब की बातें कर लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं। दो प्रकाश की आपतित किरणें जानी चाहिए और उनके परावर्तन के पश्चात जहां पर मिल जाएंगी वही प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। पहला कंडीशन ये हो गया अवतल दर्पण, P, ये हो गए F, ये है हमारा C। अब जब वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत पर वस्तु के होने पर केवल और केवल प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजर पाती है और कोई प्रकाश की किरणें नहीं आती हैं। तो अनंत पर वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये दो परावर्तित किरणें मुख्य फोकस पर मिली, अर्थात यही प्रतिबिंब हो गया। तो इसके लिए जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा है। अब दर्पण में जो चीजें दर्पण के बाईं ओर होंगी वो वास्तविक होगा और जो दाईं ओर होगा वो आभासी होगा। सदैव वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आगे हमारे पास प्रतिबिंब कैसा है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बिंदु आकार का मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, ये हमारे पास मुख्य फोकस पर, ये हमारे पास प्राप्त हुए मुख्य फोकस पर। दूसरे कंडीशन के लिए लेते हैं, जब वस्तु, अब अगला अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तब हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये हो गया अवतल दर्पण, ये P, ये F और ये हो गए C। अब यहाँ पर हम लोगों ने वस्तु रखा है, ये है वस्तु A, B। दो किरणें हमको गुजारनी है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। एक किरण हम लोगों ने वक्रता केंद्र से होकर गुजार दिया। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। दो किरणें, ये परावर्तित मिली, यही प्रतिबिंब है। यहाँ से लंबवत रेखा खींच दे, प्रतिबिंब की लंबाई मिल जाएगी। तो ये हो गया A डैश और B डैश। ये A डैश B डैश जो है ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा मिला। यहाँ पर प्रतिबिंब बाईं ओर है तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, उल्टा, और वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब उससे छोटा है, अर्थात
वस्तु से छोटा, कहाँ पर, एफ और सी के बीच में। तो मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, ये हो गया इसके लिए। अगले कंडीशन के लिए देखते हैं हम लोग। तो तीसरा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, ये हो गया P, ये F और ये हो गए C। अब वस्तु हमारा है वक्रता केंद्र पर यहाँ, तो ये हो गया वस्तु। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, दो प्रकाश की किरणें गुजारने हैं। एक हो गया समांतर किरण, समांतर होकर के जाने वाली किरण कहाँ से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो ये मुख्य फोकस से होकर, और एक प्रकाश की किरण और गुजारने हैं, चाहे यहाँ से गुजारे यहाँ से, तो हम लोग मुख्य फोकस से होकर के गुजार देते हैं। तो जो किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है, जो किरण मुख्य फोकस से हो करके जाती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया प्रतिबिंब। तो परावर्तित किरणें मिली, तो यहाँ हम लोग मिलाए, तो ये हो गया A और B, ये हो गया A डैश B डैश। तो ये हमारे पास हो गया प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसा मिला है, तो प्रतिबिंब इस कंडीशन के लिए है, इधर बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है, देख भी सकते हैं उल्टा है, ये ऊपर रखे थे वस्तु नीचे मिल रहा है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब मिलेगा, बराबर कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। अगली स्थिति है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा हो, तब हमारे पास ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया P, यहाँ हो गया F और ये हो गया C। अब यहाँ पर हमने वस्तु रखा है A और B, ये वस्तु है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर के गुजरेंगी। एक और गुजारना है, यहाँ से गुजार सकते हैं, यहाँ से C से हम यहाँ से गुजार देते हैं। तो जो किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये हो गए। तो यहाँ से हम लोग मिलाए, तो ये हमारे पास हो गया प्रतिबिंब A डैश B डैश। अब प्रतिबिंब कैसा है, तो अब प्रतिबिंब जो है यह वास्तविक है, इधर वास्तविक, और कैसा है, वो ये ऊपर रखे थे नीचे बन रहा है, उल्टा है, और साथ में वस्तु इतना था और प्रतिबिंब इससे बड़ा है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। आप सभी लोग वहाँ पर स्केल से खींचिएगा, ना कि जैसे हम खींच दे रहे हैं वैसे खींच दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्थिति है पांचवा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तब P, ये हो गया F, ये हो गया C। अब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखें तो दो किरणें गुजारने हैं, ये वस्तु है, एक मुख्य अक्ष के समांतर गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक किरण वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस से गुजार नहीं सकते, ध्रुव से गुजार देते हैं। ध्रुव से होकर के जाने वाली किरण परावर्तन के नियम का पालन करती है। हम देख रहे हैं ये दोनों किरणें हमारी समांतर जा रही हैं, पीछे भी मिलाने की कोशिश करें, नहीं मिले। कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा मिला, तो प्रतिबिंब हो गया वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा। कहाँ पर? अनंत पर, इन्फिनिटी पर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच हो, तब ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण P, F और ये हो गए C। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? P और F के बीच में। ये हो गया वस्तु। अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक किरण हमने ध्रुव से गुजारे, ध्रुव से होकर जाने वाली किरण प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेंगे। हम देख रहे हैं ये किरण इधर दूर जा रही है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि पीछे की ओर ये किरण मिलेंगी, तो इस किरण को सीधा आगे बढ़ाएं और इसको हम लोग सीधा आगे बढ़ाएं, तो देखिए कि यहाँ पीछे कहीं मिल रही हैं। यही जहाँ मिल रहे हैं यही क्या है? प्रतिबिंब है। A डैश B डैश, ये आपका है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? अब दर्पण के पीछे मिल रहा है, तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं। तो इस कंडीशन पे जो प्रतिबिंब मिला वो आभासी मिला, और सीधा वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो सीधा हो गया। और क्या हो गए? वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे। एक चीज देखेंगे, अभी हम लोग समतल दर्पण में भी देखें कि आभासी सीधा, परंतु वहां वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता था। जब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा, तो वह हमारा कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में दो स्थितियां हैं। एक है हमारे पास जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होगा ये उत्तल दर्पण हो गया, P हो गया, F और ये हो गए C। तो जब वस्तु अनंत पर, अनंत से केवल और केवल समांतर प्रकाश की किरण गुजरती है। जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी वो लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। एक किरण और समांतर समांतर जा रही है, तो ये किरण लगेगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये दोनों जहां मिले यही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है आभासी, सीधा बिंदु साइज का मुख्य फोकस पर, ये हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया जब वस्तु अनंत और P ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच हो, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? ये हमारे पास हो गए उत्तल दर्पण P, F और ये हो गया C। अब ये हो गए हमारे वस्तु A, B। वस्तु है, दो किरणें गुजारे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। एक किरण वक्रता केंद्र से, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। ये दोनों किरणें जहाँ प्रतिच्छेद की यही वस्तु है। ये हमारा है वस्तु A डैश B डैश। तो वस्तु कैसा यहाँ पर, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब है पीछे बन रहा आभासी, सीधा वस्तु से, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा, वस्तु से छोटा कहाँ पर? फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस व ध्रुव के बीच। ये हो गए सभी स्थितियाँ। स्थिति याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास वस्तु हो और प्रतिबिंब हो। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की भी स्थिति वक्रता केंद्र। यदि अनंत है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे फोकस से, और यदि फोकस है तो कन्वर्ट कर लेंगे अनंत से, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के संयुग्मी फोकस होते हैं।
संयुग्मी फोकस क्या होता है? ऐसे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर और दूसरे पर रखी बिंदु का प्रतिबिंब पहले पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है, क्योंकि इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। एक टाइप का और प्रश्न देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है तो वह दर्पण समतल होगा, और यदि प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। स्थिति क्या होगी? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस वाली। अगला हमारे पास है, यदि प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है तो वह हमारे पास होगा उत्तल दर्पण। हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इन सब टाइप के प्रश्नों को देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ उपयोग। जो हमारे पास शीशा होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए जो हमारे पास पश्च दृश्य देखने के लिए मोटरसाइकिलों में शीशा लगा होता है, पश्च दृश्य दर्पण के लिए वो हमेशा उत्तल दर्पण ही क्यों होता है? इस पे भी प्रश्न आ जाते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण की सभी स्थितियों पर प्रतिबिंब एक जैसा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। तो आभासी सीधा एक जैसा तो समतल में भी बनता है, तो समतल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र होता है वह समतल दर्पण से ज़्यादा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। और हम लोग अवतल दर्पण का भी उपयोग देख लेंगे, जैसे शेविंग दर्पणों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। और हम लोग देख लेंगे कि सौर भट्टियों में यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी देख करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध के लिए एक सूत्र होता है। यह होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र या फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध। जहाँ f क्या है? f है फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और u क्या है? वस्तु दूरी है। जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखा है वही वस्तु दूरी, और जितनी दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वही प्रतिबिंब दूरी होता है। कुछ चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। वस्तु, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हमारे पास है एक वस्तु दूरी है u, प्रतिबिंब दूरी है v, फोकस दूरी है f, वस्तु की लंबाई है h और प्रतिबिंब की लंबाई है h डैश। इनमें क्या है? उत्तल दर्पण में चाहे कोई भी दर्पण हो सदैव वस्तु बाईं ओर रखा जाता है, तो उत्तल दर्पण के लिए u की वैल्यू -v। प्रतिबिंब दाईं तरफ प्राप्त होता है तो प्लस, फोकस दूरी दाईं तरफ होता है प्लस, वस्तु सदैव ऊपर रखा जाता है प्लस, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है इसमें तो प्लस। यदि v की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आती है तो इसका मतलब होता है दर्पण में आभासी, और h डैश की वैल्यू अगर प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होता है इसका मतलब होता है कि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आगे अवतल दर्पण के लिए तो वस्तु
माइनस में ये प्रतिबिंब दूरी माइनस में ज़्यादातर कंडीशन में, एक कंडीशन में प्लस भी होता है। इस माइनस का मतलब होता है वास्तविक। यदि v की वैल्यू दर्पण के कंडीशन पे सवाल लगाएंगे तो अगर ऋण आ गया तो कहेंगे आता है प्रतिबिंब वास्तविक है। फोकस दूरी इसमें ऋणात्मक होगी बाईं ओर, वस्तु हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है, इसमें ज़्यादातर कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब होता माइनस। इस माइनस का सेंस होता है कि उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे, इस पे कुछ सवाल करेंगे। अब हम लोग इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग यहाँ अवतल दर्पण का ले रहे हैं, उत्तल दर्पण पे भी आधारित प्रश्न ऐसे ही लगेंगे। तो हम लोग चले इसको देखें। सबसे पहले यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। सवाल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देख लेते हैं। संबंध होता है F बराबर r/2। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, या कहें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। दोनों बातें एक ही हैं। अब जब भी सवाल लगाएंगे तो सबसे पहले जो भी दर्पण रहेगा वो लिख लिया जाएगा, है अवतल दर्पण, जिससे इसी के आधार पर चिन्ह यूज किया जाए। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को r से, r की वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। फोकस दूरी निकालेंगे तो फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, तो 20/2 हो जाएगा। फोकस दूरी किस चिन्ह में? माइनस में। अवतल दर्पण, यही उत्तल होता तो प्लस लेते, तो कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये हो गए। आगे कहा कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, वस्तु कहे बिंब कहे, तो ये वस्तु दूरी किससे ली जाती है? u से। u कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। सभी दर्पणों के लिए u का चिन्ह ऋण लिया जाता है। क्या ज्ञात करना है? दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। v की वैल्यू ज्ञात करनी है। सूत्र लगा दे तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, इससे लगा देंगे तो हो जाएगा 1/f की वैल्यू चिन्ह सहित -10 बराबर 1/v ज्ञात करना है, प्लस 1/u की वैल्यू है -15। यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस। जब इसे इधर लाएंगे तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15। यहाँ माइनस ऊपर चला गया, -1/10 बराबर 1/v। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, या एलसीएम लेना नहीं आता तो दोनों का गुणा कर लेंगे। 15 गुणे 10, 10 का गुणा इसमें 10, और चिन्ह जो रहेगा वो 15 का गुणा 1 में 15 बराबर हो गया 1/v। 10 में से 15 घटेगा तो -5 बचेगा, बटे 15 गुणे 10, यहाँ 5 से कट गया 2 हो गया 1/v। यहाँ हो गया 1/v इज इक्वल टू -1 और 15 दूनी 30। बस उल्टा कर दिया जाए तो v बराबर -30 हो जाएगा, तो v बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हो गया। इस प्रकार के और सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पे आधारित सवाल मिल सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अब अगले लेक्चर में अपवर्तन टॉपिक लेकर के। थैंक यू।